हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से मैंने 10 क्वेश्चन का एक वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसे आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ही मैंने अभी दिए हैं और बाकी 90 क्वेश्चन अभी बाकी है। 10 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत लंबा था, इस वजह से वीडियो जो है 20 मिनट के आसपास की थी। और मैं आगे कोशिश करूँगा वीडियो छोटी से छोटी बनाने की, ताकि आप लोग को बोरिंग ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको रेगुलर देखते रहिए। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आसानी से मिल जाएगी और मुझे भी खुशी होगी। और जो फ्रेंड्स पुराने हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, और उसको लाइक और शेयर भी करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और यूजीसी नेट का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, अगर नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। 2023 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं हो सकते हैं कि पुराने क्वेश्चन से मैच करें या उसी से रिलेटेड हों, इसीलिए ये सब पुराने पेपर सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर जो आंसर है हेनरी फ्योल, चार्ल्स ई लिंडब्लोम, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स और डेविड ईस्टन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है चार्ल्स ई लिंडब्लोम ने। इसको हम देख लेते हैं और डिटेल में कि चार्ल्स ई लिंडब्लोम ने लोकनीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप प्रस्तुत किया। लिंडब्लोम के अनुसार जन प्रशासक वर्ग वस्तुतः क्रमिक सीमित तुलनाओं की पद्धति के अंतर्गत प्रस्तुत तात्कालिक विकल्पों में से व्यवहारिक रूप में ऐसे सर्वाधिक उपयुक्त समझौते का चयन करते हैं जो कार्यक्रम संबंधी समूहों और वृत्तियों को संतुष्ट कर सकें। लिंडब्लोम के अनुसार वृद्धिवाद के 2 लाभ हैं। पहला, यदि नीति निर्माता वृद्धि संबंधी छोटे परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ता है तो उसे गंभीर बदलावों से बचने का लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, यह पद्धति उन प्रजातांत्रिक राज्यों में नीति निर्माण प्रक्रिया को सही रूप में प्रदर्शित करती है जो लोक नीतियों में भारी परिवर्तनों की अपेक्षा मतैक्य और अनुक्रमवाद के जरिए संचालित होती है। इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। लिंडब्लोम ने लोक नीति तर्कसम्मत उपागम की आलोचना की। एमिताई एतजियोनी ने वृद्धिवाद की आलोचना करते हुए कहा कि वृद्धिवाद सामाजिक नव परिवर्तन की प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है और यह दृष्टिकोण में पक्षपाती है, यानी इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली और संगठित लोगों के हितों पर नीति निर्माता अधिकतम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ABCD करके है। तो ए देखते हैं, ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों, ऐसे व्यक्ति हों जिनके तथ्य और उद्देश्य विभिन्न हों, ऐसे व्यक्ति हों जो केवल अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेषण के इच्छुक हों, कार्यकारी संगठन के भीतर प्रोत्साहनों की अर्थव्यवस्था संभालने का अनिच्छुक हों। तो दोस्तों, इससे जो सही आंसर होगा, ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों, यानी विकल्प ए सही है। यहाँ हम व्याख्या देख लेते हैं कि चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। बर्नार्ड के अनुसार किसी भी संगठन की विद्यमानता के लिए 3 पूर्व शर्तें हैं। प्रथम, किसी सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्ति कार्य करे। दूसरा, व्यक्ति सहयोग या योगदान के इच्छुक हों। तथा तीसरा, उनके मध्य संचार हो, है ना। इससे संबंधित जो तथ्य है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संपर्कों, परस्पर क्रियाओं तथा लोगों के सामूहिक संघों का समूह होता है। इन संगठनों में व्यक्तिगत एवं मानवीय भावनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ और भी व्याख्या है, यानी तथ्य है कि बर्नार्ड के अनुसार व्यक्ति को सामाजिक संगठनों में व्यक्तिगत सुख मिलता है। इसे एकता, सामाजिक अखंडता या सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति अपनी प्रकट एवं छुपी दोनों ही प्रकार की क्षमताओं को अधिक सामने लाता है। अगला तथ्य है कि औपचारिक संगठन के बारे में एफएम मार्क्स कहता है कि संगठन एक ऐसा ढांचा है जिसका विकास सरकार के प्रमुख और उसके
प्रशासनिक सहायकों को सौंपे गए कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? यानी इसमें कट्टर विरोधी बताना है। ऐसे B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी। तो जो दोस्तों इसमें B.R. अम्बेडकर जो है कट्टर विरोधी थे। यहाँ व्याख्या के साथ और क्लियर हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने पंचायतों की आलोचना करते हुए संविधान सभा में यहाँ तक कहा था कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि संविधान के प्रारूप में गांव की बुनियादी इकाइयों के रूप में उपेक्षा की गई है और उनके बदले में व्यक्तियों को इकाई बनाया गया है। अम्बेडकर के अनुसार भारतीय गांवों ने भले ही विदेशी आक्रमणकारियों के हमले झेले होंगे, परंतु उन्होंने लगभग शुतुरमुर्ग की प्रवृत्ति का परिचय दिया और किसी तरह जीवित भर रहे हैं। इससे संबंधित जो तथ्य हैं, अम्बेडकर ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा कि यह कथित भारतीय गणतंत्र भारत की बर्बादी रहे हैं। अम्बेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों से मुखातिब होकर पूछा कि गांव क्या हैं, सिवाय इसके कि स्थानीय झगड़ों के नापदान के। उनके अनुसार गांव अज्ञान, संकीर्णता तथा संप्रदायवाद के माद हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतत्ववाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। एंटोनियो ग्राम्शी, कार्ल मार्क्स, V.I. लेनिन, फ्रेडरिक एंगेल्स। तो इसमें जो सही आंसर होगा एंटोनियो ग्राम्शी, ए वाला एंटोनियो ग्राम्शी। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि एंटोनियो ग्राम्शी ने वैज्ञानिक नीतिवाद को अस्वीकृत किया और उन्होंने राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया। ग्राम्शी ने मार्क्सवादी विमर्श को आर्थिक निर्धारणवाद और इतिहास के अनिवार्य नियमों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। यानी जो ग्राम्शी हैं, ग्राम्शी ने मार्क्सवादी विमर्श को आर्थिक निर्धारणवाद और इतिहास के अनिवार्य नियमों की गिरफ्त से निकालने की कोशिश की। ग्राम्शी के अनुसार आर्थिक पहलू सीधे समाज और व्यक्ति की प्रकृति निर्धारित नहीं करते तथा वे मानते हैं कि क्रांति होना अवश्यंभावी नहीं है। ग्राम्शी का तात्पर्य है कि अगर क्रांति करनी है तो वर्ग शक्तियों के अंतर्विरोधों और उत्पादन के साधनों पर निर्भर रहने की बजाय उत्पीड़ित वर्गों की चेतना का विकास करने की परियोजना चलानी होगी। इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं। जो तथ्य हैं वो देखते हैं कि ग्राम्शी ने वर्चस्व की धारणा का प्रतिपादन करते हुए यह मत प्रस्तुत किया कि शासकों और शासितों के बीच वर्चस्व और प्रतिरोध का वास्तविक संघर्ष अधिरचना के दायरे में होता है। ग्राम्शी ने अधिरचना को नगर समाज और राजनीतिक समाज 2 स्तरों पर बांटा और कहा कि व्यवस्थाएं बल प्रयोग और सहमति दोनों के संयुक्ताधार पर टिकी होती है। राजनीतिक समाज यानी राज्य और उसके तमाम अंग बल प्रयोग का स्थल हैं, जबकि समाज यानी परिवार, धर्म संस्थान, शिक्षा संस्थान, संस्कृति आदि तमाम गैर राजनीतिक और गैर आर्थिक इकाइयाँ सहमति का मुकाम है। ग्राम्शी के इसी विचार से उसकी निष्क्रिय क्रांति या पैसिव रिवॉल्यूशन की धारणा जन्म लेती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित समय में समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? यहाँ पर है वार्षिक नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन, परिप्रेक्ष्य नियोजन, पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा परिप्रेक्ष्य नियोजन। तो यहाँ पर और देख लेते हैं कि व्याख्या क्या है कि समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप का परिप्रेक्ष्य नियोजन के अंतर्गत रखा जा सकता है। परिप्रेक्ष्य नियोजन को रणनीतिक नियोजन एवं दीर्घकालिक नियोजन भी कहा जाता है। यहाँ परिप्रेक्ष्य से तात्पर्य शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण से है। परिप्रेक्ष्य नियोजन बदलती हुई है पर्यावरणीय परिस्थितियों के मद्देनजर कार्यान्वित किया जाता है। भारत में परिप्रेक्ष्य नियोजन को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से लागू करने की कोशिश की गई है।
यह कई क्षेत्रों में अपने अंतर्गत शामिल करता है। इसके अंतर्गत योजनाओं को 15 से 20 वर्षों के लिए बनाया जाता है। यह नियोजन कम स्पष्ट और कम विस्तृत होता है। इससे संबंधित जो तथ्य हैं देख लेते हैं कि परिप्रेक्ष्य नियोजन आर्थिक गतिविधियों की इच्छित दिशा को प्रदर्शित करता है। परिप्रेक्ष्य नियोजन किसी भौगोलिक इकाई के विकास के लिए रणनीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रदान करता है। यह विकास के वितरण को क्षेत्र यानी क्षैतिज एवं जनसंख्या ऊर्ध्वाधर दोनों में करता है। और इसकी व्याख्या और है, यहाँ देखते हैं कि ब्लॉक स्तर पर परिप्रेक्ष्य नियोजन क्रमशः 6 मानकों को विशेष तौर पर फोकस करता है: प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जेंडर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में है सुरक्षा परिसर, सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय और सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं। तो यहाँ अगर हम मैच करें तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा सुरक्षा परिसर और सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा सुरक्षा परिसर का बेरी भुजान से, है ना, यानी सुरक्षा परिसर का बेरी भुजान से है। सामूहिक सुरक्षा का पालमे रिपोर्ट से है। सामूहिक सुरक्षा का पालमे रिपोर्ट 1992। सुरक्षा समुदाय का कार्ल डायस से है। तो सी का पहला हो जाएगा। और सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं जो है ये रॉबर्ट जर्विस से है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हम यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो हैं सुरक्षा परिसर की धारणा बेरी बुजान ने अपनी पुस्तक पीपुल, स्टेट्स एंड फियर में दी। सुरक्षा समुदाय की धारणा कार्ल डायस ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कम्युनिटी एट द इंटरनेशनल लेवल 1954 में विश्लेषित की। डायस ने सुरक्षा समुदाय की व्याख्या ऐसे लोगों के समूह की तरह की जो समन्वित हो चुकी हो, जिसके भीतर समुदाय की एक भावना हो, वे इस बात पर एकमत हों, वे न्यूनतम किसी एक मुद्दे के लिए साथ आए हैं। और नोट के तौर से यहाँ लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न के विकल्प में सामूहिक सुरक्षा के लिए विकल्प के रूप में पालमे रिपोर्ट 1992 में दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि निरस्त्रीकरण एवं सुरक्षा मुद्दों पर पालमे आयोग की रिपोर्ट 1982 में सामूहिक सुरक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघर्ष समिति। तो इसमें जो सही आंसर होगा मजदूर किसान संघर्ष समिति। ठीक है, तो ये सभ्य समाज संगठन है मजदूर किसान संघर्ष समिति। इसकी हम यहाँ व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? तो इसमें जो सही आंसर होगा ये बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और मजदूर किसान संघर्ष समिति, यानी कि 1, 2, 4 ऐसे ही हैं और विज्ञान प्रसार जो है ये गलत है। तो आइए हम इसको विकल्प में देखते हैं। एक, दो, चार इसकी व्याख्या के साथ देखते हैं कि सभ्य समाज सिविल सोसाइटी संगठन क्रमशः बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एवं मजदूर किसान संघर्ष समिति है। बचपन बचाओ आंदोलन के
स्थापनाकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। उन्होंने वर्ष 1980 में इस आंदोलन की शुरुआत की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था जो वर्ष 2011 में एवं वर्ष 2012 में चला था। इसकी अगुवाई अन्ना हजारे, किरण बेदी एवं अरविंद केजरीवाल आदि ने की थी, जबकि मजदूर किसान संघर्ष समिति की स्थापना 1987 में अरुणा राय ने की थी। तो इससे संबंधित जो तथ्य देख लेते हैं कि मजदूर किसान संघर्ष समिति MKSS ने भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को कानूनी रूप दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समिति ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के लिए भी आंदोलन चलाया। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। तो यहाँ पर मैच करने के लिए सूची 1 के सूची 2 में एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके राइटर हैं, लेखक हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर पुस्तक है पहली, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स। तो पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स जो है उसके जो राइटर हैं वो हैं चार्ल्स लिंडब्लोम। द पावर एलीट, तो जो द पावर एलीट के राइटर हैं सी राइट मिल्स। ठीक है। अगला है ए फ्री फेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये है रॉबर्ट डहल, है ना। और चौथी है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये है मैनक्योर ओल्सन। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ मैच किया हुआ है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो ध्यान देने लायक है कि रॉबर्ट डहल की अन्य प्रमुख पुस्तकें क्रमशः आफ्टर द रिवॉल्यूशन, ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, प्रेफरेंस टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हु गवर्न्स ऑन डेमोक्रेसी एवं डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, और मैनक्योर ओल्सन की प्रमुख पुस्तकें क्रमशः द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन एवं पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है, और दूसरा है भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर दिया हुआ है वो डी गलत लग रहा है, क्योंकि ये दोनों सही हैं, यानी विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि व्याख्या में यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे व्याख्या में आप देखेंगे कि भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। भारतीय समाज पर 90 के दशक से शुरू हुए आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। खान पान, वेशभूषा, पसंद नापसंद, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 कथन हैं। कथन 1, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। और कथन 2 है लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ा, है ना। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। तो इसमें से दोनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं, है ना। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। व्याख्या में देख लेते हैं कि चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। यह कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को संसद से बाहर होना पड़ता है। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने निर्देश दिया कि वे 20 अगस्त 1979 तक लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें, लेकिन
19 अगस्त 1979 को इंदिरा गांधी ने यह घोषणा कर दी कि वह सदन में चौधरी चरण सिंह का साथ बहुमत साबित करने में नहीं देंगी। कांग्रेस के पीछे हट जाने से चौधरी चरण सिंह को संसद जाना ही नहीं पड़ा। राष्ट्रपति ने 22 अगस्त 1979 को लोकसभा भंग करने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर बंद करना पड़ेगा ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शायद शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।